पोजीशन में काम किया है, अप टू द डायरेक्टर। सीनियर साइंटिस्ट में ज्वाइन किया था, डायरेक्टर पोस्ट तक था। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसका 31 सेंटर अभी भी है, उसको भी हमने हेड किया था करीब 2 साल के लिए। उसके बाद 5 से 6 साल लगातार मैं काउंसिल के हेड क्वार्टर ICR में हूँ। और 6 साल मतलब 4 दिन पहले, 5 दिन 10 दिन पहले तक मैं था वो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल प्रोसेस इंजीनियरिंग का। सारे प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन का जो भी काम होता है या उसका जो भी पॉलिसी मैटर है या किसी को जवाब देना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे थ्रू ही होता था। अभी 4 तारीख को मैंने डिप्टी डायरेक्टर जनरल पूरे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विंग जो ICR का है उसमें ज्वाइन किया हूँ। ये एपेक्स पोस्ट है, इसके आगे कोई पोस्ट नहीं होता। इट इज जस्ट बिलो द सेक्रेटरी कह सकते हैं और एबव द एडिशनल सेक्रेटरी। किसी भी सब्जेक्ट मैटर का हाईएस्ट पोस्ट है। रेस्ट तो सेक्रेटरी का होता है जो PMO और ये बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं, उससे नॉमिनेशन से होता है, या कैडर जो होते हैं उनके सेक्रेटरी का उससे होता है। मेरा काम शुरू से मैं मखाना पर काम किया हूँ, अभी भी उसमें लगा हुआ हूँ। उसके पूरे मैकेनाइजेशन प्रोसेसिंग का लोग मुझे श्रेय देते हैं, लेकिन अभी बहुत काम आधा भी नहीं हुआ है, आधा काम बाकी है। और आम का जो टेस्ट बिना खाए बिना काटे कैसे जाना जा सकता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, बिना डिस्ट्रॉय किए हुए किसी सैंपल का क्वालिटी कैसे जाना जाए, उस पर भी हमने इंडिया में पायनियरिंग वर्क किया है। इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह पर अभी काम चल रहा है। रेस्ट एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर्स हमारा, जब मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट का, तो बहुत सारे एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया। ऑल टुगेदर अभी तक करीब 300 एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है, जिससे लोगों का आजीविका अच्छी तरह से गुजर बसर हो रही है। और 2-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं डायरेक्टली, 3-4 लोगों को, 5-6 लोगों को इनडायरेक्टली। गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम के फॉर्मुलेशन पॉलिसी मेकिंग में मैं जुड़ा रहता हूँ। रेस्ट तो बस भगवान की मर्जी है और आगे क्या होना है। मेरे बारे में ज़्यादा डिटेल जानना हो तो मेरा अपना वेबसाइट है www.snjha.in, उससे भी जान सकते हैं। और अदरवाइज सीधे गूगल पे भी टाइप करेंगे तो बहुत सारे कुछ आ जाते हैं। धन्यवाद इसके लिए। रेस्ट आगे का कार्यक्रम आप जब शुरू करें। मेरे ख्याल से लोग बहुत हैं, इसलिए सबका इंट्रोडक्शन तो नहीं कर पाएंगे। कि मेरा उद्देश्य इसका ये है सर कि ऐसा कुछ आप बताएं जिससे कि जो सुनने वाले हैं वो अपना कुछ शुरू कर सके, या कम से कम उसमें इंस्पिरेशन मिल सके। और फ्यूचर में अगर ज़रूरत होगी तो ऑब्वियसली आपका वेबसाइट है, बहुत सारे और सपोर्ट है, उसके द्वारा लोग फ़ायदा उठा सकें। और ये प्रयोग जो हमने शुरू किया, इसमें ले दे करके एक ही छोटा सा उद्देश्य है कि जो आपके जैसे या जो लोग भी अपने करियर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो समाज को अपना अनुभव और ज्ञान थोड़ा सा दे सकें, ताकि जो हमारे अगला जनरेशन है उसको यूज कर सके। इसमें लेवल जो है सो अभी जो मैं देख रहा हूं सर कि बहुत लोग प्रोफेशनल और बड़े लोग जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट को मैं कम ही देख पा रहा हूं, लेकिन हैं स्टूडेंट, 8-10 स्टूडेंट हैं, लेकिन बाकी जो मैं देख रहा हूं सब कुछ तो आपके इलाके के स्टूडेंट हैं। जो डॉक्टर अमरीश थे उनके कुछ स्टूडेंट होंगे, उन्होंने भी भेजे हैं। कुछ मेरे कलीग हैं जो बहुत सीनियर हैं, रिटायरमेंट के एज पे हैं, और बहुत सारे बीच में हैं। 1-2-4 फार्मर भी हैं यहाँ पे। अच्छा सर से एक नमस्कार सर, प्रमोद बोल रहे हैं सर। प्रमोद रांची से? हाँ सर, तो झारखंड में भी हम अपने, हाँ सर, हाँ अच्छा, सवाल से पहचान गया। हाँ हाँ, तो सर झारखंड से भी मैंने ठीक है सर, झारखंड में भी मैंने अपने बीटेक और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स में शेयर कर दिया था, तो कुछ बच्चे हमको लगता है कि झारखंड से भी ज्वाइन किए हैं सर।
अच्छा है। मैं अभी देख रहा हूँ ज़्यादा मेरे भैया भी ज्वाइन किए हुए हैं, मेरे जो बड़े भाई हैं वो बेतिया से। हाँ, तो करीब करीब कितने लोग होंगे टोटल? 60 के आसपास पहुंच गए हैं, 60 के आसपास लॉग इन किए हैं। अब एक स्क्रीन पे अगर 2-4 हैं तो उनका गिनती मैं नहीं बता सकता। हाँ, कोई नहीं, ये मैं ग्रामीण भारत के हिसाब से ही मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा हिंदी में ही बोलूं। स्लाइड हालांकि ज़्यादातर अंग्रेजी में ही है। आत्मनिर्भर भारत के ग्रामीण में आत्मनिर्भर भारत को करने के लिए ग्रामीण कृषि प्रसंस्करण क्या कर सकता है, और खास के इसमें ज़्यादातर मैं बिहार ओरिएंटेड, बिहार मतलब बिहार झारखंड दोनों एक ही बात होती है, हम लोग मानते हैं अभी भी, उसी से ओरिएंटेड ये मैंने प्रेजेंटेशन 2-4 स्लाइड का बनाया है। लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारे बातें हो सकती है, तो इसीलिए पहले मैं उसको एक्सपोजर दे दूं। ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी दिखाई स्क्रीन पड़ रहा आपका है। जी या दिखाई पड़ फाइल रहा एक्सप्लोरर दिख रहा है? ये आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के लिए कृषि प्रसंस्करण, ये वाला दिख रहा है ना? है। पावर पॉइंट नहीं दिखाई पड़ रहा है आपका, अभी तक दिखाई पड़ रहा है एक्सप्लोरर ही, विंडोज एक्सप्लोरर। अच्छा, वो बार बार ये करना पड़ता है इसमें। ये गूगल मीट में ये एक परेशानी है, हर बार उसको स्क्रीन शेयरिंग करना पड़ता है। अगर आप स्क्रीन पूरा हम्म, शेयर कर दीजिएगा तो गड़बड़ होगा, आपको विंडो ही शेयर करना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर करेंगे तो लूप में चला जाएगा। तो क्या हम स्क्रीन शेयर करें? आप स्क्रीन शेयर कीजिए, जो फाइल है उस फाइल को शेयर कीजिए। उसी फाइल को तो मैंने क्लिक, विंडो उसी शेयर। फाइल को, ये एक्सप्लोरर दिखाई दे रहा है ना, हाँ डॉक्यूमेंट ई लेक्चर प्रेजेंटेशन, इसी को तो क्लिक किया हूँ तो वो आया है। सर जो प्रेजेंट में पहला ऑप्शन होता है योर इंटायर स्क्रीन, उसको हाँ, करेंगे तो सही रहेगा। आप किसी भी स्क्रीन में स्विच करेंगे तो भी वो बराबर दिखता रहेगा। अच्छा देखता हूँ करके। इंटायर स्क्रीन कहाँ कहीं चला गया? इंटायर स्क्रीन में तो फिर वही स्क्रीन आ रहा है जो जो हमारे पास ये माने सारे लोगों का जो शेयर वो कर रहे हैं वो आ रहा है। हाँ, उसको करेंगे, उसके बाद जब आप पीपीटी पे स्विच करेंगे तो सबको वो दिखेगा। अच्छा पीपीटी ठीक पे है, स्विच करें और उसको प्रेजेंटेशन मोड में शुरू करेंगे तो वो वही दिखेगा, जो आप देख रहे होंगे वही सबको दिखेगा। अभी दिख रहा है। हाँ वो आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के लिए कृषि प्रसंस्करण। जी, दिख रहा है। हाँ, अच्छा, दूसरा स्लाइड आया, भारतीय इकोनॉमी एग्रीकल्चर एंड हैप्पीनेस। जी चलिए ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, सहायता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो मैंने बोला है वो अपना इंट्रोडक्शन दिया हूँ। मैं नास फेलो, नेशनल एकेडमी एग्रीकल्चर रिसर्च, बहुत सारे सोसाइटी, JSPS जापान का फेलो वगैरह हूँ। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिवीज़न में जो ICR का है भारत, ये इस सब पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब जो है सो लिटरेचर और बात डाटा ऑलरेडी बहुत जगह उपलब्ध है। भारत का एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सोर्स है लाइवलीहुड में, जिसमें 58% आदमी अभी भी ऑलमोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो करीब करीब 49.48 लाख करोड़ का है फाइनेंशियल 20 के हिसाब से। जुलाई में 29,200, जुलाई 29 का ये डेटा है 2020 का। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है मेन इनपुट रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे वैसे लोग कहते हैं जो इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर का ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर ऐसा फील्ड है जो बहुत सारे इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल को उसको फुलफिल करता है। रॉ मटेरियल के रूप में फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करता है। अभी मैं उस पर बाद में आऊँगा। सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारे काम ये दे रहा है, लेकिन इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है और न इसका कहीं पर गिनती है। ये एग्रीकल्चर इनडायरेक्टली सर्विस सेक्टर में कितना
योगदान दे रहा है, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज को कितना इनपुट दे रहा है। ये भारतीय इकोनॉमी का एक्चुअली में बैकबोन है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके लिए जो करंट पेंडेमिक है वो और ज़्यादा इसको रोबस्ट बना दिया है, और यही एक्चुअली में जान बचाया है हमारे देश के भारतीय इकोनॉमी को। पेंडेमिक अभी फिर आ गया, हम लोग सोच रहे थे नॉर्मल हो गया है, इसीलिए इसको हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम को और ज़्यादा रोबस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत बार हमने देखा है जो लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन में लोग बाग अभी भी, इस बार वैसे कम पलायन हो रहा है, लेकिन अभी जो तीसरी लहर शुरू है इसमें भी बहुत सारे लोग जैसे दिल्ली, बम्बई वगैरह से, कलकत्ता से अपने अपने घर के तरफ भागना शुरू करते हैं। खास के बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एरिया में ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें और कुछ उस एरिया में करने की ज़रूरत है। ये लोगों को उधर से आने की ज़रूरत ही कम पड़े, ना पड़े। और जब खास के बिहार, झारखंड उस एरिया का होता है तो मुझे खास के फर्क पड़ता है, जब मैं टीवी देखता हूँ फर्क पड़ता है जो क्या किया जाए, जो उधर से लोगों का पलायन, लोगों का जो आना होता है अपने लाइवलीहुड के लिए, कम से कम आना पड़े, ना आना पड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए मैंने कई बार एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को, बिहार गवर्नमेंट को मैंने पर्सनल लेवल पे भी लिखा है जो मैं योगदान करना चाहता हूँ, और मेरे स्किल का, मेरे ज्ञान का जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हूँ और मदद करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा नहीं हुआ है। हमारे देश में लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग इम्पोर्टेंस उसको देते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा कहते हैं फूड सप्लायर है, लेकिन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल वगैरह जो लेबर सप्लायर है उसको लोग दूसरे ढंग से देखते हैं। लेबर सप्लायर को भेद दृष्टि से देखते हैं, जो कि फूड सप्लायर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन लेबर सप्लायर्स। यदि लेबर सप्लाई बंद हो जाए, मुझे याद है तब मैं लुधियाना में था जब नीतीश कुमार पहले बार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने काफ़ी लेबर को आह्वान किया था, तुम आओ मैं तुम्हें यही काम दूंगा। तो पंजाब में खास के हाहाकार मच गई थी उस टाइम में, पैडी ट्रांसप्लांटेशन वगैरह सबको लेकर के। तो एक तरह से लेबर सप्लायर और फूड सप्लायर में ये डिफरेंस है, करते सब कुछ हम हैं लेकिन नाम किसी और का होता है। अब लॉकडाउन के बाद अनलॉकिंग पीरियड आया, फिर काम रिज्यूम हुआ, बहुत सारे लोग वापस आ गए, बहुत अनसर्टेनिटी बहुत है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर फिर चालू हुआ है, फिर काम हो रहा है, लेकिन एक मन में आशंका हमेशा बनी रहती है, ये फिर पता नहीं कब क्या हो जाएगा। इसीलिए हमें जो है अपना घर सुधारना है। वो हम केवल बिहार, झारखंड के लिए ही नहीं कहते हैं, हर एरिया के लिए कहते हैं। यदि हर गांव समृद्ध हो जाए, यदि हर गांव समृद्ध होगा तो हर ब्लॉक समृद्ध हो जाएगा, हर पंचायत समृद्ध हो जाएगा। यदि हर पंचायत समृद्ध होगा तो हर ब्लॉक होगा, हर अंचल हो जाएगा, उसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट समृद्ध होगा। किसको मन है अपना घर छोड़ के बाहर जाने का? किसी को मन नहीं होता है, मजबूरी में ही लोग जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा चारा के अभिलाषा में लोग बाहर निकलते हैं। इकोनॉमी हमारे देश का अभी फुल ब्लूम में फिर से है, थोड़ा सा झटका लगा है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा माने इफेक्ट नहीं होगा। और हम लोगों को एग्रीकल्चर फील्ड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वाइट कलर जॉब का भी व्यवस्था उस एरिया में करने का है, जिसके जरिया जिसके कुछ नज़रिया मैं आपको बताऊंगा। प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी बता चुके हैं, और पंचायती राज में जो आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब गांव आत्मनिर्भर बनेगा, जब ब्लॉक आत्मनिर्भर बनेगा, जब हम सब लोग अपने आप में आत्मनिर्भर होंगे, तभी ये देश आत्मनिर्भर होगा। इसके लिए हर फैमिली को कम से कम एक रेगुलर जॉब यदि मिले। मैंने देखा है, मैं जापान में भी काफ़ी दिन, करीब 2 साल रहा हूँ, 2 साल से ज़्यादा ही रहा हूँ। वहाँ पर एग्रीकल्चर प्राइमरी जॉब किसी फैमिली का नहीं है, प्राइमरी जॉब सबका कुछ न कुछ और है। एग्रीकल्चर एक तरह से सेकेंडरी जॉब है। उसी तरह हमारे गांव में भी यदि एग्रीकल्चर भले ही प्राइमरी जॉब रहे, लेकिन एक सेकेंडरी जॉब रेगुलर इनकम वाला होना चाहिए। जैसे नौकरी लोग करना चाहते, व्हाइट कलर जॉब लोग कहते हैं, जॉब चाहिए, मंथली सैलरी फिक्स टाइप का मिलते रहे, तो लोगों का खुशहाली बढ़ेगा और वो कम माइग्रेट करेंगे, एक अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, अपने गांव से दूसरे गांव, या एक शहर से दूसरे शहर।
जॉब हम क्रिएट कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए एग्रीकल्चर जो है सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री है एक तरह से। और फूड प्रोसेसिंग जो है एग्रीकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग जो है, हम फूड प्रोसेसिंग तो बाद में कहेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग में थोड़ा अंतर है, उस पर हम बाद में प्रकाश डालेंगे यदि समय बचेगा तो। नहीं तो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग में सब कुछ आता है, उसमें काफ़ी स्कोप है इन्वेस्ट करने का। छोटा इन्वेस्टमेंट करने से भी कई लोगों का जॉब श्योर रहता है और वो लोग अपने घर में ही कमा सकते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर उसका एक है। रूरल इकोनॉमी का हैबिट ऑफ प्रोड्यूस अभी क्या है, ज़्यादातर पहले हम लोग गांव में नहीं होता था, हम लोग एरिया में नहीं होता, अभी हमारे यहाँ भी होना शुरू हो गया है। जो हार्वेस्टिंग करते हैं तुरंत जो है उसको बेचने का कोशिश करते हैं। खास के जब से एमएसपी का दायरा आया है, गवर्नमेंट आती है ले जाती है, सब लोग बेच देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बेच देते हैं। लेकिन हमारे बिहार में वगैरह में, झारखंड में ये सब पहले नहीं होता था। हर लोग अपना धान को गेहूं को सुखा करके कोठी में, बखारी में या जो भी उनके स्टोरेज फैसिलिटी है उसमें जमा करते थे और बाद में बेचते थे। लेकिन अब वो उससे उनको ज़्यादा आमदनी होता था। अभी क्या हो गया है, तुरंत आया तुरंत काटो, तुरंत बेच दो, जो भी होगा, जो भी देता है 10 रुपया के बदले भले ही 5 रुपया देता है बेच दो। उससे डबल नुकसान होता है। अपना तो प्राइस का नुकसान हुआ ही, देश को भी नुकसान उससे ज़्यादा होता है। तो उससे हमें बचना चाहिए। प्रोड्यूस एंड सेल हैज टू गो, मतलब उससे हमें बचना चाहिए। अब आते हैं मेन मुद्दा पर, एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर क्या है। एक मैं आपको फोटो यहाँ दिखा रहा हूँ, जो हमें उम्मीद है दिख रहा होगा फोटो। जी दिखाई पड़ रहा है। हाँ, एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर मतलब ये है जहाँ पर एक प्रांगण में एक छत के नीचे बहुत सारे चीज़ों का प्रोसेस वैल्यू एडिड कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन करके पैकेजिंग करके सेल किया जा सकता है। एक ही छत के नीचे धान, गेहूँ, चावल, दाल, जो भी हो सब कुछ का माने छोटे छोटे मशीन उपलब्ध है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे मशीन लगे हुए हैं जो साफ सफाई से लेकर के बैगिंग तक करता है। और कुछ मशीन ऐसे भी हैं जो हाई लेवल का प्रोसेसिंग करके हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाता है। तो उसको हम एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर कहते हैं। हम लोगों के गांव में पुराना जो आटा चक्की वाला होता है ना, गांव में एक दो जगह रहता ही है, आजकल तो ज़्यादा रहता है। पहले 2-4 गांव में एक हुआ करता था। कच्ची घानी वाले जो तेल वाले निकालने वाले राइस से या क्या कहते हैं सरसों से हुआ करता था, वो शहरों में 10-5 कोस में एक होता था। हम लोग बचपन में सर अपने सिर पे ले गए हैं कई बार। 10 सेर 20 सेर सरसों ले जाते थे और तेल को फिर आकर के लाते थे। लेकिन आजकल छोटे छोटे और ये हो गया है, और उस सबको इकट्ठा करके हम एक जगह यदि कहें करेंगे तो उसको एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर बताते हैं नाम से, एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर या एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर भी। आजकल मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है उसको एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के नाम से स्कीम चलाया है। जैसे आप धान बेच देते हैं, हम कहते हैं मत बेचो, उसको सुखा के 10-12% जो मॉइस्चर पे सुखा करके आप अपने बखारी में रखिए। उसके बाद उससे राइस निकालिए, हस्क निकालिए, धान का भूसा निकलेगा, उसका अलग प्राइस मिलेगा। राइस धान का जो चावल का अलग प्राइस मिलेगा। उसके लिए मिनी राइस मिल वगैरह है, 250 kg पर आवर का। ये डिफरेंट तरह का मशीनरी है। वाइल्ड सीड के लिए है, व्हीट के लिए है, व्हीट से दलिया वगैरह बनाने के लिए भी है, टर्मेरिक चिली प्रोसेसिंग के लिए है, पाउडर वगैरह के लिए, हर तरह का मशीन, छोटे से छोटे बड़े से बड़े है। दाल मशीन जो पहले केवल बड़ा बड़ा मशीन होता था, आजकल छोटा छोटा मशीन और बहुत एफिशिएंट मशीन है जो 100 kg पर आवर देता है और 50-60 हज़ार रुपया में देता है दाल में। तो दाल जो हम सर हमारे एरिया में तो आजकल बहुत कम हो गया है। पहले अरहर वगैरह, खेसरी दाल, मसूर, आजकल भी मसूर मूंग बहुत होता था। और जांत में पीस के लोग अपना जांत में दरड़ के कहते हैं उसको, हम अपना जुगाड़ के लिए रखते थे। और दूसरे जो बचता था उसको ऐसे ही बेच देते थे। सो नहीं, यदि हम दाल मिल लगाएंगे और उससे मॉडर्न दाल मिल है, उससे हम प्रोसेस करके पैकेज बना करके आधा किलो, 1.25 किलो, 1 किलो का बेचेंगे तो शायद उसमें ज़्यादा फायदा होगा।
मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, बहुत सारे कैटल फीड वगैरह का, यदि जैसे आपके पास जो भी पुआल वगैरह रह जाता है या कोई दूसरे क्रॉप रेसिड्यू रहता है, उसमें जो हस्क है धान का है या दाल का जो भूसी रहता है, उस सबको मिला करके कैटल फीड बना करके भी जानवर का चारा बना सकते हैं। उसके लिए मशीन वगैरह उपलब्ध है, इलेक्ट्रिक मोटर ये है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये करीब 17 लाख है। ये थोड़ा पुराना, 4-5 साल पुराना एस्टिमेट है, लेकिन 20-25 लाख में ये सब चीज़ लगाया जा सकता है। यदि आपके पास 1-2 कट्ठा ज़मीन भी है तो 2 कट्ठा ज़मीन काफ़ी होता है उसके लिए। और एडिशनल कॉस्ट पैकेजिंग वगैरह के लिए है, जो थोड़ा ये लगता है डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस एंड प्रिंटिंग चार्जेज, ये कॉस्ट है। तो इस तरह से 25-30 लाख रुपया में अच्छा खासा एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर जो है, ये मटेरियल है उसके लिए, जो चीज़ जिसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा दिन होता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होने वाला होता है, इसके लिए एक स्टोरेज गोदाम बना लें और करें। बहुत बार मैं अपने रिलेटिव को और दूसरा एक सजेशन देता हूँ जो इसमें नहीं है। जैसे आजकल गवर्नमेंट एमएसपी पर खरीदती है, उसी टाइम में यदि यूथ 2-4 लाख रुपया लगा करके धान गेहूं को, जो एमएसपी से भले ही आप 10 पैसा ज़्यादा ही देके आप खरीद को इकट्ठा कर लो, और अपने दूरा दरवाजा पर भी जो 1-2 रूम है उसके नीचे केवल लकड़ी का 2-4 माने क्या कहते हैं जो डाल करके, और उस पर आप स्टोर करो, कम से कम 2-3 महीना स्टोर करके उसके बाद बेचोगे तब भी 10-20% ज़्यादा फायदा होगा। उस तरह से यदि आप मैंने 50-60 कुंटल भी स्टोर कर लिए तो आप 3-4 महीना में 1-2 लाख रुपया कमा सकते हैं आराम से, जस्ट फॉर होल्डिंग फॉर 3 मंथ। जब बरसात होती है उसके बाद ही कोई चीज़ में सूरा लगता है या कीड़ा लगना शुरू होता है, तब तक आप बेच डालो उसको। और यदि आप प्रोसेसिंग यूनिट लगा लें तो फिर प्रोसेस करेंगे तो उसका सेल्फ लाइफ अपने आप ज़्यादा होगा। उसी तरह मिनी एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट यदि बनाना है, मिनी राइस मिल और एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट का एक कम्बिनेशन हमने बताया है, एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर फॉर पोटैटो एंड एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट। पोटैटो से एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट बनाना है और दूसरा प्रोडक्ट बनाना है तो पोटैटो चिप्स, प्लांट एक्सट्रूडर एंड एक्सेसरी वेइंग मशीन, पैकेजिंग मटेरियल, ये सब मिला करके करीब 37,60,000 का कॉस्ट आता है। मान लो ज़्यादा 50 लाख होगा आज के ज़माने में। तो ये माने आपको 5 मॉडल में, चौथा मॉडल है जिंजर टर्मेरिक ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग यूनिट, ये सब उसके मशीन है। और ये जो है आपको 7,07,000 का है लगभग, तो 10-12-15 लाख में आराम से ये सब चीज़ लग सकते हैं। और जिसके पास इतना भी पैसा नहीं है तो छोटा काम छोटा सा लगाए, अपने हाथ से ही सारा कुछ करे, केवल ग्राइंडिंग मशीन रख ले, एक पैकेजिंग मशीन रख ले और हाथ से करे, और अपने मोहल्ला कस्बा जो भी है वहाँ से बेचना शुरू करेगा प्रोडक्ट। ब्रांड अपना कुछ ब्रांड नाम दे के FSSAI से सर्टिफिकेशन ले करके यदि बेचना शुरू करेगा तो धीरे धीरे अपने आप सेल बढ़ेगा तो अपने आप आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। 5वां यूनिट है मिनी प्रोसेसिंग ड्राइंग पाउडरिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, ये है ये जो है 12,72,800 का है, हैमर मिल वगैरह सब है इसमें। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन है। कुछ सक्सेस स्टोरी है इसमें जो हमने ऐड किया है, जो मिनी राइस मिल का है, जो ये पंजाब में लगा हुआ है। कहाँ पर है? राजकोट में से है, रायकोट पंजाब है आपको, मोगा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये लगाए हुआ और चला रहे हैं। ये इनको फिक्स्ड कॉस्ट 1,93,000 था, पुराना था, इंटरेस्ट सब मिलाकर टोटल कॉस्ट पर ईयर जो है 10,45,000 का है। और प्रॉफिट आप देखो, रनिंग कॉस्ट ये है, टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 7,72,000 था, प्रॉफिट जो है 5,50,300 पर ईयर है। 45,000 लगभग समझिए जो है इनको प्रॉफिट मिल रहा है सारे को देने के बाद। अपना भी उनका जो सैलरी होगा या 2-3 लेबर रखे होंगे उसको सैलरी वगैरह देने के बाद ही 45-50,000 रुपया पर मंथ फायदा हो सकता है। सो ये मेरा ये 45,000 पर मंथ फायदा सारे कॉस्ट कटने के बाद गांव में रहते हुए और 4-5 लोगों को नौकरी देते हुए ये हो सकता है। उसके बाद एक हमारा अपना कंसेप्ट है, पता नहीं, हाँ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ,
मैंने इसको और भी दूसरे 2-3 जगह प्रेजेंट किया है। एग्रीकल्चर टुडे जो है उसमें पब्लिश भी हुआ है। किसी गांव, एक गांव को एग्जांपल लेते हैं, जिस गांव में 200 घर होगा, 200 फैमिली होगा, और हर घर में जो है 1 पर्सन टू बी एम्प्लॉयड फ्रॉम ईच हाउस, सभी घर से एक आदमी को नौकरी देना है। तो 200 आदमी को नौकरी देना है, और एक एक एपीसी जो है, एक एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर जो है, एक शिफ्ट में 10 आदमी को, 10 पर्सन इन 2 शिफ्ट, 5 आदमी को एक शिफ्ट में एम्प्लॉय करता है। तो 2 शिफ्ट में 10 आदमी को एम्प्लॉय करता है। जो मेरा एजम्पशन है एक्सपीरियंस के हिसाब से, लगभग 5-6 लोगों को नौकरी इस तरह के एपीसी में आराम से दिया जा सकता है। लोकल प्रोड्यूस गोडाउन बैंक कैन एम्प्लॉय, इसके लिए गोडाउन होना पड़ेगा लोकल प्रोड्यूस का। फूड बैंक भी जिसका नाम दे सकते हैं, एक कोई आदमी ये भी इंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, फूड बैंक ही खोल ले। गांव में जितने भी अनाज होता है उसको खरीद लिए, रखे, सुखा करके, सारा करके, और वो फूड बैंक है, जिसको जब जरूरत होगा उसको उसी को उस पैसा दे करके उसको दे, उसके बदले में अन्न के बदले में अन्न, और रेस्ट जो बचेगा तो उसमें उसको यदि 3 शिफ्ट में एक आदमी उस फूड बैंक में काम करता है तो 3 आदमी को नौकरी दे सकता है। मार्केटिंग, जो भी प्रोडक्ट बनता है मार्केटिंग होता है, उसके लिए भी 2 आदमी मिनिमम चाहिए मार्केटिंग करने के लिए। आजकल मार्केटिंग भी एक कला है, केवल काम करने से, प्रोडक्ट बनाने से नहीं होगा, आपको मार्केटिंग पर्सनल को इन्वॉल्व करना होगा। वो भी किसी गांव के भी पढ़े लिखे लोगों को इन्वॉल्व कर लो, उसको मार्केटिंग का ट्रेनिंग दे दो, तो 2 आदमी मार्केटिंग में इन्वॉल्व होगा। फार्म इक्विपमेंट रिपेयर मेंटेनेंस सेंटर, जो भी खेती बाड़ी होता है उसका एक मेंटेनेंस सेंटर, जैसे गांव सब में पहले लोहार होता था, सारा ठोक ठाक करके फिट फाट रखता था लोगों का, हल वगैरह का, और जो भी औजार होता था। पहले औजार तो ज़्यादा होता ही नहीं था, खुरपी वगैरह से भी काम चलता था, या हंसुआ से काम चलता था। आजकल बहुत ये होने लगा है, तो एक रिपेयर सेंटर भी खोला जा सकता है। और मेंटेनेंस एंड रिपेयर सेंटर, यहाँ पर तो मैं कस्टम हायरिंग सेंटर नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो एक वो भी हो सकता है। तो दो आदमी उसमें एम्प्लॉय हो सकता है, 10-12 घंटे ड्यूटी देगा एक आदमी। क्रॉप एनिमल डिस्पेंसरी, क्रॉप डिस्पेंसरी क्लिनिक और एनिमल डिस्पेंसरी भी खोला जा सकता है, क्योंकि जो भी आदमी ये करते हैं काम खेती बाड़ी, उनके पास गाय भैंस बैल भी होता है, तो इसके लिए एक डिस्पेंसरी वहाँ भी होना चाहिए। और उसमें 2 आदमी जो ट्रेनिंग लेके एम्प्लॉय किया जा सकता है। एंड ओवरऑल एक सुपरवाइजर, सारे के ऊपर एक सुपरवाइजर होगा। इस एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर जो है उसके लिए उस एक सुपरवाइजर होगा। सो इच एपीसी कैन एंड सब्सिडरी एक्टिविटी, सभी मिला करके 20 आदमी को ये नौकरी दे सकता है। सो यदि सारे विलेज में ये 6 टाइप का एपीसी यदि लगाया जाए, ये 6-7 टाइप का एपीसी, जो हर एपीसी 2 होगा, फूड ग्रेन एंड वाइल्ड पल्सेज का 2 होगा, फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोसेसिंग का 2 होगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग का 2 होगा, शुगर केन जैगरी प्रोसेसिंग का एंड वैल्यू एडिशन का 2 एपीसी, फीड एंड पाउडर एंड फाइबर प्रोसेसिंग का 2, और लोकल आर्टिजन बहुत सारे, जैसे भाई जैसे बांस वगैरह का हम देखें अपने गांव में, पत्ते का, एवं पुआल का सेज बनाते हुए मैंने खुद ही बनाया है। पुआल से मैं इतना अच्छा सेज बनाता था बचपन में, स्कूल में जब पढ़ते थे, उसी पर सब लोग सोते थे, धूप में बैठते थे, कहा नहीं जा सकता। अब अभी भी मुझे आता है, मैं बना सकता हूँ, और लोग गांव में बहुत सारे लोग हैं जो बनाना जानते हैं। तो ये लोकल आर्टिजन आर्ट्स क्राफ्ट का भी एक दुकान खोला जा सकता है। और एक आईटी हब भी होना चाहिए, जो वहीं से सारा इंटरनेट वगैरह कनेक्शन से, आजकल ई नाम आपने सुना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केटिंग सिस्टम है, उसके थ्रू उसको वहाँ से जोड़ दें। कुछ पढ़े लिखे कंप्यूटर से भी आदमी रहें, एम्प्लॉय करें, गांव में 1-2 मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से हम 200 आदमी को आराम से वहाँ पर नौकरी दे सकते हैं, जिसको 20,000, 25,000, 30,000 पर मंथ आप दें, और वो लोग वहीं पर जो भी प्रॉफिट होगा उसी में रिवॉल्विंग फंड जैसे आप लगाते जाओ। और एक समय में मैं उसको कह सकता हूँ जो विलेज इकोनॉमिक जोन हो जाएगा, दैट मे बी कॉल्ड एज ए विलेज इकोनॉमिक जोन, जिसको मैं इस तरह से मैं दर्शाया हूँ। ये कंसेप्ट लोगों को लगेगा थ्योरेटिकल है, लेकिन थ्योरी को ये इस तरह से बनाया हूँ मैं अपने गांव को ध्यान में रख के, मधुबनी जिला में जिस तरह से है, तो उसको रख के यदि बनाया है तो उसको धरती पर उतारा जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये विलेज
एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर है, जिसको हम विलेज इकोनॉमिक सेंटर भी कह सकते हैं। विलेज इकोनॉमिक सेंटर और एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर। यहाँ ये 2 नंबर पर जो है सो पंचायत लेवल स्टोरेज, यहाँ पर हमें पंचायत लेवल पर लोकलाइज स्टोरेज, आजकल गवर्नमेंट हमारा बात सुन लिया है, 3 साल से मैं कहते कहते थक गया था, जो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए। अभी जो FCI CWC वगैरह में ही स्टोरेज होता है या स्टेट वेयर हाउस में होता है, वो नहीं, वो बड़े बड़े शहरों में होता है। पंचायत लेवल पर स्टोरेज होना चाहिए, गोडाउन का, ग्रेन का, फूड बैंक का। ये फोटो दिख रहा है ना? जी दिखाई पड़ रहा है। हाँ। तो पंचायत लेवल पे स्टोरेज, गोडाउन, फूड ग्रेन वगैरह बना सकते हैं। जो उस पंचायत में जितने भी अनाज है उसका स्टोरेज वहीं पर हो जाए, तो ग्रेन मूवमेंट जो है उससे बहुत फायदा है। कार्बन क्रेडिट बहुत हो जाएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में लॉस होता है, कार्बन एमिशन होता है, लॉस फूड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के कारण कार्बन एमिशन होता है, बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे देश का बहुत बड़ा एक योगदान प्रधानमंत्री साहब ने इन्वायरमेंट समिति में दिया है, जो हम इतना कार्बन क्रेडिट, कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, उसमें भी हम योगदान दे सकते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद यदि पंचायत लेवल पे कोई भी कोमोडिटी कम पड़ता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे एक डिस्ट्रिक्ट से पंचायत लेवल में पर्टिकुलर कोमोडिटी को हम मूवमेंट कराएंगे और वहाँ पर स्टोर होगा। इसी तरह से दूसरे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल पे मटेरियल जाएगा, डिफरेंट लेवल पर वेयर हाउस होगा। ब्लॉक लेवल पर हम उसको फूड बैंक कह सकते हैं। जो भी किसान जो भी उत्पन्न करता है, रखना नहीं चाहता है तो बेच दो, सारा फ्री हो जाओ, किसान किसानी करे, आप फूड बैंक खोलो और वहाँ पर अपना ATM टाइप खोल लो, या एक आदमी को बैठा और जो आदमी अनाज के बदले में अनाज लेना चाहता है अनाज दो, या पैसे के बदले माने अनाज दो, और जो रेस्ट बचता है उसको हम प्रोसेस करेंगे। और जो भी मटेरियल स्टेट लेवल पे यदि कोई रॉ मटेरियल एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर के लिए कम पड़ता है तो सरप्लस मटेरियल जो दूसरे स्टेट में है वहाँ से हम उसको वहाँ मंगाए, उतना ही हम मंगाए जितना हमें एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरत है। और फिनिश प्रोडक्ट जो है जो सीधा यहाँ से आउटसाइड मार्केट थ्रू इनाम, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटिंग सिस्टम, थ्रू लोकल मार्केटिंग सिस्टम कैन बी सोल्ड फ्रॉम विलेज लेवल टू आउटसाइड कंट्री और इंटरनेशनली। ये मॉडल हमारा पर्सनल मॉडल है। अब आते हैं स्पेसिफिक, ये मखाना मशीन है, डिफरेंट तरह का मखाना प्रोसेस जो होता है उसके लिए है। ये पॉपिंग मशीन है, लेटेस्ट वर्जन है इसका। 3 मैन्युफैक्चरर था, अभी 2 है, एक का लाइसेंस खत्म हो गया है। रोस्टिंग वगैरह सारे मैकेनिकली होता है, ऑटोमेटिक होता है, ग्रेडिंग मशीन है और एक क्लीनिंग वगैरह मशीन है। ये जो है मखाना जो है मशीन से जो निकलता है वो कई गुना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का मशीन से निकलता है। हाँ, ये पहला एक मशीन है जो हाथ से जो प्रोडक्ट निकलता है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का मशीन से निकलता है। उसी तरह परसेंटेज जो पॉपिंग है, यदि 100 बीज आप हाथ से फोड़ते हो तो हमें लगता है 90 बीज फूटता है कि नहीं पता नहीं, उससे भी कम फूटता है। मशीन से 95 या 100% तक बीज जो है सो मखाना बनता है। एक एक करके करेंगे तो। और मखाना से हमने ये इंस्टेंट खीर मिक्स बनाया है, जो मिथिलांचल में, खास के बिहार में मिथिलांचल में मखाना खीर बहुत फेमस है। उस चीज़ को डिफरेंट फ्लेवर में, इवन चॉकलेट फ्लेवर में बनाया जा सकता है। इसको कुक करने की जरूरत नहीं है, पानी में अब जस्ट मिलाओ, या जैसे हम लोग यहाँ सत्यनारायण भगवान के पूजा में भुरिया प्रसाद गेहूं का बनता है उस तरह से ये पाउडर है। अब ऐसे भी खा सकता है। एनर्जी इतना फुल है, इतना फास्ट डाइजेस्ट होता है जो कोई भी आदमी तुरंत जवान हो जाए। कितना भी कम एनर्जी वाले लोग हो तो वो स्फूर्तिदायक फूड है ये। तो ये एक सूर्या मखाना वाला बनाते हैं और अभी 5-6 मैन्युफैक्चरर इसके हो गए हैं डिफरेंट कॉर्नर ऑफ इंडिया में, और कुछ जो है कॉपी भी करके बाजार में बेच रहे हैं जो लाइसेंस नहीं लिए हुए हैं। और एक ये फैट फ्री मखाना है। आप लोग मार्केट में बहुत मखाना का प्रोडक्ट देखते होंगे जो स्पाइस मिला हुआ रहता है, चटपटा बोलते हैं। और लेकिन वो एक चीज़ आप लोग गौर नहीं करते हैं, मखाना ही एक ऐसा फल है
जिसमें फैट लगभग नहीं के बराबर है और प्रोटीन 10-12% है, और वो प्रोटीन का क्वालिटी जो है सो दुनिया का जो बेस्ट प्रोटीन मछली का माना जाता है उसके बराबर का गुण का है। तो इसीलिए मखाना, फैट फ्री मखाना भगवान ने दिया है, जिससे प्रोटीन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में है, हर तरह का बैलेंस्ड फूड है इसमें। लेकिन जब हम इससे स्पाइस फ्लेवर्ड मखाना बनाते हैं तो उसमें अप टू 20% 25% तक तेल मिला देते हैं, क्योंकि मसाला तभी आएगा पकड़ेगा जब आप उसमें तेल मिलाते हैं। तो जो नेचर ने हमें फैट फ्री दिया उसमें हम उसको फैट युक्त कर देते हैं, तो उसका गुण जो है सो आधा उसी में मारा जाता है और प्रचार करता है मखाना का सारा गुण है उसमें। लेकिन उसमें आप 15-20% 10% तो मिनिमम तेल डाला ही रहता है। तो हमारा संस्थान जो है सो फैट फ्री फ्लेवर मखाना बना है, जिसमें फैट का इस्तेमाल नहीं होता है। उसका ट्रेनिंग देते हैं, लाइसेंस देते हैं, और वो कोई भी आदमी बना सकते हैं। उसी तरह मखाना लड्डू भी बनाया जा सकता है, और ये लड्डू जो आम लड्डू से अलग है, इसमें फिर माने फैट बहुत कम है, दूसरे मिल्क वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। आजकल जो मखाना चपटा मखाना, आप जब मखाना खरीदते होंगे तो बहुत सारे मखाना चपटा मिलता होगा, उसका मार्केट वैल्यू नहीं के बराबर होता है, इसीलिए अच्छे मखाना के साथ मिक्स कर देता है। उस तरह के मखाना को आप लड्डू में इस्तेमाल कर सकते हो, और आजकल हम लोग कुरकुरे टाइप का भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसका अभी प्रोसेस आपको मिल सकता है। उसके बाद टमाटर प्रोसेसिंग का प्लांट है, जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, हम लोग नहीं सप्लाई करते हैं। ये टमाटो प्रोसेसिंग दो तरह से हो सकता है, एक तो टेबल टॉप के लिए जस्ट आप क्लीनिंग ग्रेडिंग साइज के हिसाब से करके सॉर्टिंग करके पैकेजिंग कर ले 1 किलो 2 किलो 4 किलो श्रिंक रैपिंग में। दूसरा जो है सो आप इससे टोमेटो प्यूरी बना सकते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, वो जो स्लरी टाइप का, और उसको आप स्टेबल करके पैकेजिंग करके बल्क में किसी ऐसे कंपनी को बेच सकते हैं जो टोमेटो प्यूरी से प्रोडक्ट बनाता है। जो हम बता रहे थे ना, इनपुट यू विल बी इनपुट प्रोवाइडर फॉर एग्जांपल केचप इंडस्ट्री, टोमेटो केचप इंडस्ट्री, तो उससे आपको लिंक हो जाएगा। उसी तरह दूसरे भी प्रोडक्ट सब के लिए आप कर सकते हैं। जो भी है, ये मेरा शॉर्ट प्रेजेंटेशन था, रेस्ट आप लोग हमें पूछ सकते हैं जो भी आपको मन में हो। 20 मिनट हमारे पास टाइम है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जिसको जो प्रश्न है प्रश्न पूछो। जनरली मैंने जो मैसेज फॉरवर्ड किया था उसमें मखाना के लिखा था, तो सर ने तो मखाना का दिखा दिया, लेकिन जिसको जो एडिशनल प्रश्न है अभी 20 मिनट टाइम है, पूछ लो। सर को जाना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ 20 मिनट। न जाना मुझे नहीं किया, मैं भर दिन में असल में थक जाता हूँ, इतना ज्यादा मुझे मीटिंग लेक्चर देना पड़ता है ना, तो मैं सुबह से ये चौथा है। ओके। समझिए 3 महीने ऑलरेडी कर चुका है, हालांकि ऑल दोज वर ऑफिशियल एंगेजमेंट। हाँ, लेकिन वो बोलना पड़ता है घंटा भर, तो कम से कम 1 आध दिन तो मुझे भी रेस्ट चाहिए। आप और फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं 4 दिन से बहुत हैवी फीवर में था, सॉरी और इसीलिए मैं ऑलमोस्ट छुट्टी में था, तो मैं इसीलिए इसी सैटरडे के लिए बोला, क्योंकि अगले सैटरडे से हो सकता है मैं फुल्ली इंगेज हूँ फिर ऑफिशियल वर्क में। जी नहीं, बहुत अच्छा है सर कि आप आए, और वी आर वेरी वेरी थैंकफुल, उसमें कोई शक नहीं। तो जिसको जो प्रश्न है आप प्रश्न पूछो, और सर शेयरिंग बंद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आई विल कीप क्वाइट। एक मेरा सवाल, कोई भी आदमी कुछ भी पूछ सकता है निसंकोच। सबसे पहला काम आदमी को आगे बढ़ने में के लिए 2 चीज की जरूरत है, डर नहीं होना चाहिए और संकोच नहीं होना चाहिए। एक मेरा सवाल था। मेरा नाम अनुपम है, मैं वैसे तो भोपाल से बोल रहा हूँ। जनरली जैसे आपने बोला कि एपीसी सेंटर में पैकेजिंग वगैरह ये सब वगैरह कर सकते हैं, तो जो मैंने पाया है कि पैकेजिंग वगैरह जो भी लोग करते हैं उनको लीगल फॉर्मेलिटीज भी काफी सारी करनी पड़ती है, जैसे कि एफएसएसआई से रजिस्ट्रेशन हो गया स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, तो क्या उन सब चीजों को भी करना पड़ता है इन एपीसी में, या वो लोग मतलब एग्जेम्प्टेड होते हैं इससे? नहीं, एग्जेम्प्टेड कोई नहीं है। आजकल के जमाने में एफएसएसआई का लाइसेंस होना जरूरी है। ओके। that will not only give you the authenticity also,
लेकिन लीगली वो आजकल तो खुले बाजार में खुले मटेरियल, कोई फूड मटेरियल बेचने का तो राइट ही नहीं है, लेकिन हमारे देश में तो चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। पैकेज मटेरियल जो भी है उसको आपको लाइसेंस मिलना चाहिए, उसमें हम मदद करवा देंगे यदि जल्दी नहीं होगा, लेकिन आजकल बहुत जल्दी वो दे देते हैं, सुनने में आया। ओके, और किसी कोई प्रश्न नहीं? दैट्स नॉट वेरी गुड। प्रश्न तो होना। एक्सक्यूज मी सर, पूछिए। गुड इवनिंग सर। हाँ सुभाष। सर शुभम सर। शुभम। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे एपीसी सेंटर हम अगर अपना गांव में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, तो उसके लिए लोन मिल सकता है? हाँ, लोन मैंने फंड भी अवेलेबल है, और खास कर यदि आप 2-4-5 लोग मिल के सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर करा लो तो फंड मिलना बहुत आसान है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे उसके फॉर्मेट वगैरह दिए हुए हैं। ओके सर। तो यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो आपको बहुत आसानी से ग्रांट मिल जाएगा। जो लोन के फॉर्म में कुछ ही अमाउंट होगा, रेस्ट तो शायद अनुदान ही रहता है। तो आपको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा जो आप 3 साल 4 साल 6 साल में आपने ये किया। अवेलेबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अवेलेबल है, 40 लाख तक शायद वो दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ये एफपीओ से और आजकल मिनिस्टर तो बिहार के हैं, तो थोड़ा कुछ भी किया जा सकता है जल्दी से। एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सोयाबीन प्रोसेसिंग के लिए जो है, मतलब अप्रोक्सीमेट जस्ट एक बॉल पार्क फिगर में कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता होगा, क्योंकि भोपाल और मध्य प्रदेश के एरिया में सोयाबीन प्रोसेसिंग ज्यादा फीजिबल लगता है। भोपाल में है, हमारा सेंटर है वहाँ पर CII, आपको मालूम होगा शायद कि नहीं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नवी बाग में, वही उसी का सारा दुनिया में मैंने सोयाबीन प्रोसेसिंग का विस्तार किया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट कितना, मतलब मतलब उस तरह APC की तरह से अगर खोला जाए तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा उसका? केवल सोयाबीन के लिए तो हमें लगता है आप 1-2 लाख रुपया से भी शुरू कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल जहाँ तक फीलिंग है, मैं तो कहता हूँ 1-2 लाख भी नहीं, जैसे शुभम ने बोला था तो बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ बहुत इन्वेस्टमेंट की किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास 100 रुपया हो, 100 रुपया में आप या 1000 रुपया हो तो आप 1000 रुपया का मटेरियल परचेज करो, इसको स्टोर करो और 6 महीना बाद 4 महीना बाद बेच दो। ऐसे ही स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वन। जितना आपके पास कैपेसिटी है उससे 10% कम कैपेसिटी, माने इकोनॉमिक कैपेसिटी। ये ओवर कैपेसिटी में नहीं जाना है कभी भी। एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर है, प्रोसेसिंग सेंटर, क्योंकि मार्केटिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस। सब कुछ हो जाएगा जो मैंने बोला था ना, एक मार्केटिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम। आपका नेटवर्किंग कितना अच्छा प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए है, उस पर आपकी सफलता ज़्यादा निर्भर करता है। इसीलिए छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। सोयाबीन प्रोसेसिंग के लिए 10, 20, 50 हज़ार से भी शुरू किया जा सकता है घरेलू स्तर पे। और मैं आपको तो सजेस्ट करूंगा आप CII भोपाल चले जाइए, वहाँ पर नवी बाग में है, बेरसिया रोड में, बहुत पास है। वो तो इनके लिए, इसके लिए पायनियर है। वो आपको हर स्तर का प्रोडक्ट भी दिखा भी देंगे, बता भी देंगे। ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग दे देंगे। ओके, धन्यवाद। और यदि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है जाने के बाद भी, लिखने के बाद, देन यू कैन टेल टू मी। अच्छा, मैं इंद्र नारायण खां हूँ, सहरसा बनगांव से। मुझे मखाना के बारे में एक जानकारी चाहिए थी कि उसकी जो प्रोसेसिंग जो है, कोई उसका कोई इक्विपमेंट है? जो अभी तो सारा मैकेनिकल प्रोसेस से ही हो रहा है, हाथ से लोग करते हैं, तो कोई उसका इक्विपमेंट या प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी? मैंने दिखाया है आपको। आप मखाना का जो रोस्टिंग, मखाना प्रोसेसिंग में सबसे कठिन काम रोस्टिंग और पॉपिंग है। भूनना, हाथ से भूनना, और उसी गरम में उसको हथौड़ा से मार के फोड़ते हैं, तभी जाकर लावा निकलता है। हाँ, तो ये दोनों काम के लिए मशीन मार्केट में उपलब्ध है।
हम लोगों का ही डिजाइन है, और वो आप दोनों में से जो भी आपको सस्ता में दे उससे खरीद सकते हैं। आप मुझे ईमेल लिख दीजिए snjha.in पर जा करके, मैं आपको उसका एड्रेस भेज दूंगा। जी, कितना नॉर्मली उसको प्लांट सेटअप करने में कितना का इन्वेस्टमेंट पड़ेगा नहीं, अप्रोक्सीमेट? वो मशीन का दाम जो है वो हमें लगता है 6-7 लाख रुपया लेता है। ये हिमाचल में एक मैन्युफैक्चरर है, अम्बाला और हरियाणा हिमाचल के बॉर्डर पे, और एक जो है सो जी भोपाल के पास है, या रायपुर में अब शिफ्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरर वहाँ से। तो सबको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही 50,000 1 लाख रुपया ले लेता है। तो हमें लगता है 6-7 लाख रुपया मिलेगा, जिसमें रोस्टिंग और पॉपिंग दोनों होगा। जी, धन्यवाद। मैं आनंद बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाल फिलहाल में इधर मखाना काफी हिट चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि मखाना की क्वालिटी को ग्रेड करने में। कभी कोई अंग्रेजी में 6 नंबर बोल देता है, कभी 4 नंबर बोल देता है, और दाम तो कभी घटता है नहीं। इसको थोड़ा सा, क्योंकि अगर कोई मार्केटिंग करना भी मैं चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत जमीनी परख नहीं है उसके बारे में। कोई उसकी ट्रेनिंग होती होगी या कुछ गाइडेंस दे पाए उसमें? हाँ, ट्रेनिंग हम मखाना से रिलेटेड सारा ट्रेनिंग हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना में देते हैं। और आप वहाँ पर सीफेट लुधियाना में आप लिख सकते हैं डायरेक्टर सीफेट को, और मखाना से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसिंग है उसका ट्रेनिंग आपको वो दे देंगे वहाँ पे। कोई स्टडी मटेरियल भी होता है क्या, रीडिंग मटेरियल रादर? रीडिंग मटेरियल चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे मैंने कम से कम 15-20 रिसर्च पेपर आर्टिकल्स अपलोड कर रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। जी धन्यवाद। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, झारखंड में इस मखाना का ट्रेनिंग सेंटर है? नहीं, तो इसके लिए सर नियर बाय कहाँ पे मिलेगा? बिहार बिहार खेती बाड़ी करने के लिए दरभंगा में रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर आप चले जाइए। शुभम, आप करना है तो लुधियाना में। शुभम, आपने को म्यूट कर लो तो सुनाई पड़ेगी। जी फिर से बताइए, आवाज नहीं आई ठीक से। मैं ये बता रहा था, यदि मखाना का खेती बाड़ी के लिए ट्रेनिंग लेना है तो दरभंगा में मखाना रिसर्च सेंटर है हवाई अड्डा के पास, वहाँ पर चले जाएं। और यदि प्रोसेसिंग के लिए लेना है तो लुधियाना ही जाना पड़ेगा। थैंक यू सर। अगर प्रश्न नहीं होगा तो फिर हम लोग कॉल बंद करेंगे। अगर प्रश्न है तो हमको इस कॉल को एक्सटेंड करना पड़ेगा 5 मिनट में। ये कॉल अभी 7 मिनट और है। शिव कुमार जी, एक सवाल मेरा है। पहले जी। तो झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी तकलीफ के बावजूद भी आए और इतना मेहनत किए। तो बहुत लोग सुन रहे हैं झा जी आपकी बात, करीब 70 लोग के आसपास हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी और आपकी विद्वत्ता की। मैं ये जानना चाहता था, चूंकि इतने लोग सुन रहे हैं, तो किस तरीके से आपके वेबसाइट पर जाएंगे? आपने कहा श्यामनारायणझा.in, मैंने कोशिश की उस पर जाने की, वो खुल नहीं रहा है, तो जरा उसका snjha.in। हाँ, बस इतना ही काफी है, snjha.in, क्योंकि बहुत लोग हैं तो जरूरत पड़ेगी उन सबों को आपसे संपर्क करने की या उस वेबसाइट पर। snjha.in है, श्यामनारायण झा। अब देखिए, चेक करिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। काम कर रहा है, थोड़ा स्लो है अगेन बिकॉज ऑफ ऑब्वियस। ठीक है, अभी खुल रहा है ठीक ठाक, तो बहुत अच्छा है। बस यही जानना चाहता था। फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और किसी कोई प्रश्न? और नहीं भी है तो आप कभी भी कुछ भी, एक मेरा बुरा आदत है बचपन से, मैं हर चीज को रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो आप हमें ईमेल लिखें snjha.in पर जा करके, और आपको निश्चित रूप से सेम डे जवाब मिल जाएगा। वैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है, तो नहीं तो सेम डे तो नेक्स्ट डे, नहीं तो नेक्स्ट डे जरूर जवाब जरूर मिलेगी। ऐसे मैं व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर SK चौधरी से और
आपके जो सेक्रेटरी हैं त्रिलोचन जी से एक टाल बेल्ट के लिए हार्वेस्टर के बारे में बात किया हूँ। पता नहीं उसका आपको हैंड ओवर किया गया है या नहीं। तो किसी उसके का लिए हार्वेस्टर? बिहार का जो टाल वाला इलाका है उसके हाँ लिए हाँ। आज तक कोई हार्वेस्टर नहीं है, वो मैनुअली ही मसूरी और हार्वेस्टर किस क्रॉप के लिए? मसूर और मटर के लिए। मसूर और मटर के लिए, अच्छा अच्छा। तो वो चलिए, आपने बोला है मुझे, तो अब तो मैं चूंकि अब पूरे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग देख रहा हूँ, पहले तो मैं केवल प्रोसेसिंग में ही कंसंट्रेट था। जी लेकिन ताल में तो जब मसूर वगैरह हार्वेस्ट होगा उस टाइम में पानी नहीं रहता होगा। नहीं हार्वेस्ट लिए डॉक्टर कंचन सिंह को फॉरवर्ड किया जाता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, उन्हीं के पास गया होगा, लेकिन अब वो भी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी गया। मेरा ही है, तो मैं उसका खोज पुछारी करूंगा। लेकिन जो मसूर हार्वेस्टर होगा या जो भी दूसरे क्रॉप का हार्वेस्टर होगा वो भी तो काम करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है? पिछले 50 साल से कम 50 हार्वेस्टर ट्राई हुआ है, सब जीरो है, सब फेल है। उसका मेन अच्छा। कारण है कि जो मसूर और मटर है वो जमीन को टच कर जाता है, हार्वेस्टर 3 इंच 4 इंच ऊपर से काट के निकल जाता है, तो 80% छूट हाँ जाता है। हाँ, क्योंकि वो लत वाला है ना, ग्राउंड पे होता है इसीलिए। लत वाला है, प्लस उसको जो बाढ़ के बाद जब उसमें हल चलता है तो ढेला हो जाता है। हाँ, तो कुछ वो तो टाइट हो जाता है पूरा। जी, और वो ढेले के पीछे छिप जाता है। हम्म, हम डिस्कस करेंगे, लगता है जी इस तरह का मशीन बनाना ही होगा जी, और देखेंगे उसको। तो मैं उसके बारे में आपसे अलग से बात करूंगा, अभी नहीं टाइम लूंगा। ठीक, बना दिए, सब कुछ करिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर कर पाएंगे हार्वेस्टिंग। मैंने वो तो काम करना ही है, लोगों को काम करना है, हम मैंने किसी को इन्होंने काम पहले करते हैं। डॉक्टर मेहता साहब से भी कंसल्ट किया था, तो वो भी शायद कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। फिर सी आर जाकर मेहता ही के वहाँ पर डायरेक्टर है, ये काम उसी इंस्टीट्यूट का है। उनको मैंने रेफर किया था, एक बताया। समस्या है जो पूरे इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर जिनका, क्या क्या करे, हर आदमी उसको काम पकड़ा देता है। अदरवाइज तो होना चाहिए एक पूरे देश के लिए एक इंस्टीट्यूट को, हमेशा ओवरलोडेड रहते हैं लोग, देखते हैं। लेकिन ये अच्छा प्रॉब्लम आपने बताया है, मेरे नज़र में नहीं थी। नहीं ना, लेकिन अब मेरे दिमाग में उसके समाधान का एक आइडिया भी है, जिसको अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करें तो वो डबल पर्पस हो जाएगा। जैसे कि दवाई छींटना पड़ता है, दवाई छींटने के लिए आज के दिन में बंदा कंधे पे बैक में 20 लीटर 30 लीटर पानी ले जा करके छींटता है। अगर वो हाँ, हार्वेस्टर शॉपिंग कार्ट की तरह हो तो उसका अप्लायंसेज आगे खत्म कर दिया और शॉपिंग कार्ट में वो 200-300 लीटर पानी रख करके स्प्रे करें तो एक साथ काम हो जाएगा। जबकि एक जुगाड़ वाला बंदा 20-25 साल का बंदा वैसा शॉपिंग कार्ट बना रखा है पानी स्प्रे करने के लिए, लेकिन हार्वेस्टर ना, उसमें नहीं वो तो कोई भी आदमी कर सकता है, उसमें कोई रिसर्च इन्वॉल्व नहीं है। वो तो है। जी जुगाड़, जी जैसे आप बोल रहे हैं जुगाड़ ही है, वो रिसर्च नहीं है। जी लेकिन ये हार्वेस्टर में रिसर्च करने की जरूरत है। जी जी, उसमें जरूरत है। तो और कोई प्रश्न अगर नहीं है तो अखिलेश जी आप जरा सा वर्ड ऑफ थैंक्स तो कह दीजिए हमारे बिहाफ पे, और फिर हम कॉल बंद करेंगे। गुड इवनिंग मैं सर। एक सेकंड, प्रश्न है अभी। प्रगति प्रगति कुछ पूछो। क्वेश्चन है आपका? सर ये कॉल खत्म होगा तो मैं लिंक डाल देता हूँ चैट विंडो में, उस पे जाएंगे। ये कॉल 2 मिनट में खत्म हो जाए, इसलिए मैं अगला लिंक डाल रहा हूँ चैट विंडो में फिर से। ठीक है सर ग्रेजुएशन के बाद सर एग्रीकल्चर से उसमें हम लोग क्या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं सर, जबकि इन्वेस्टमेंट नहीं है हम लोग के पास अगर तो। आप माने आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो क्या हो? सर बीएससी एजी। बीएससी एजी आप कर माने करके माने क्या करना चाहती हैं? और अगर इस फील्ड में अगर एंटरप्रेन्योर अगर बनना हो तो किस तरह से बन सकते हैं? मेरा यदि आप सलाह मानो, थोड़ा रिस्क है। यदि इफ यू आर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ना, यू ओपन एग्रीकल्चर क्लिनिक इन योर विलेज। क्लिनिक का मतलब केवल दवा माने पैथोलॉजिकल एंटोमोलॉजिकल ही नहीं, मेरा मतलब है धीरे माने यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्लिनिकल, दैट इज पैथोलॉजिकल एंटोमोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्रॉप। लेकिन साथ साथ अब मशीनरी का भी क्लिनिक हो जाएगा, साथ साथ दूसरे स्टोरेज वगैरह का में जो प्रॉब्लम होते हैं लोगों का, उसका भी हो जाएगा। और यू विल बी द डॉक्टर ऑफ एग्रीकल्चर ऑल।
ओके, थैंक यू सर। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपके ज्ञान की जरूरत है। उसमें एक रूम में लेके बैठ जाओ आला लेके, जैसे डॉक्टर बैठते हैं। ओके सर। और एग्रीकल्चर का मटेरियल तो इतना फ्री में उपलब्ध है जो अपने आप को इक्विप आप कर सकती है ICR से ही। ओके सर, थैंक यू सर। आई विल बी डूइंग आफ्टर रिटायरमेंट, ये भी काम मैं करूंगा। मैं कोई नौकरी पूरी नहीं करूंगा, मैं तो किताब लिखूंगा और ये लोगों का सहायता यही सब करूंगा, ये क्या हेल्प ऑन साइट मिल सकता है। अच्छा, अभी ये कॉल खत्म हो जाएगा तो हम डिस्कनेक्ट करके दूसरे लिंक पे जाते हैं। दूसरा लिंक मैंने डाल दिया है चैट विंडो में।